तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में ठोस अवस्था चैप्टर प्रारंभ किया था, जिसमें हमने क्रिस्टलीय और ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद हमने क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस की जानकारी ली। आज हम क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार ये 4 प्रकार के होते हैं। एक आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस एंड आणविक ठोस। आयनिक ठोस आयनिक सॉलिड, धात्विक ठोस मेटेलिक सॉलिड, सहसंयोजी ठोस कोवैलेंट सॉलिड, आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब बात आती है कि आयनिक ठोस किस प्रकार के परमाणु, आयन या अणु से बने होते हैं। अब क्योंकि ये आयनिक ठोस है, तो मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि जो नाम रखा जाता है वो नाम के अंदर उसके बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। नाम रखने की कोई ना कोई वजह होती है। किसी भी चीज़ का नाम यूं ही नहीं रखा जाता। जैसे ये आयनिक ठोस है, तो किससे बना होगा? आयनों से। इसको बनाने में कौन पार्टिसिपेट करता है? आयंस, मतलब धनायन और ऋणायन पार्टिसिपेट करते हैं। इसी कारण से इसको आयनिक ठोस बोलते हैं। तो इसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल, मतलब कॉन्स्टेंट पार्टिकल का मतलब परमाणु, अणु या आयन जो इन्हें बनाते हैं वो कांस्टेंट पार्टिकल कहलाते हैं। तो आयनिक ठोस आयनों के द्वारा बनते हैं, उनमें धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं आयनिक ठोस को बनाने के लिए। इसी तरीके से धात्विक ठोस, आप समझ गए। धात्विक ठोस को कौन बनाएगा? धात्विक परमाणु। अब जैसे आयनिक ठोस कौन है? Na आयन, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है। अब धात्विक ठोस में कौन होगा? लोहा, लोहे का परमाणु, एल्युमिनियम का परमाणु, तांबे का परमाणु। तो ये धात्विक ठोस है, मतलब धातुओं के परमाणु के द्वारा जब कोई क्रिस्टल बनाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका धात्विक ठोस कहलाएगा। अधात्विक परमाणुओं के द्वारा, मतलब ऐसे परमाणु जो कैसे, जिनमें धातुओं की प्रॉपर्टी नहीं होती। धातु क्या होती है? धातु गुण वो परमाणु या धात्विक गुण वो परमाणु रखते हैं जिनमें अपनी चमक होती है, जिनमें तनन क्षमता कम होती है, आघात वर्जन्यता पाई जाती है, मतलब जो चोट को सहन कर सकते हैं। तो ये गुण जिनमें करंट का फ्लो होता है, ऊष्मा का फ्लो होता है, तो ये गुण जिनमें पाए जाते हैं वो कहलाते हैं मेटेलिक सॉलिड, मेटल्स कहलाती हैं। और मेटल्स जिन एटम्स के द्वारा बनती है दोज आर मेटेलिक एटम्स। तो धात्विक परमाणु के द्वारा जो बनेंगे क्रिस्टल्स वो धात्विक ठोस कहलाएंगे। और जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाएंगी, मतलब जिनमें लाइट का कंडक्शन ना हो, ऊष्मा का फ्लो ना हो, जिनकी तनन क्षमता कम हो, जो प्रॉपर्टीज धातुओं में पाई जाती हैं और वो सारी प्रॉपर्टीज जिनमें नहीं पाई जाती वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अधात्विक परमाणु के अंतर्गत आते हैं। तो सहसंयोजी ठोसों को बनाते हैं अधात्विक परमाणु। ठीक है, लाइक कार्बन है, सिलिकॉन है, ये क्या है? अधातु है। आणविक ठोस, आणविक ठोस मॉलिक्यूलर, तो इसमें कौन है? अणु जो है आपके इस क्रिस्टल को बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमने इसमें समझा पहले हेडिंग में, कांस्टेंट पार्टिकल परमाणु, अणु, आयन। आयनिक ठोस को बनाते हैं धनायन या ऋणायन, धात्विक को बनाते हैं धात्विक परमाणु, सहसंयोजी ठोस को बनाते हैं अधात्विक परमाणु, और आणविक ठोस को बनाते हैं अणु। फिर आता है ये आयन या धात्विक परमाणु या अधात्विक परमाणु अणु किसी बल के द्वारा बंधे रहते होंगे, तभी तो उसकी फॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ की। अगर वो किसी चीज फोर्स के द्वारा बंधे नहीं है तो फिर वो एक प्रॉपर शेप में कैसे रहते हैं? अदरवाइज वो तो फिर एक प्रॉपर शेप में नहीं रहते, उनका शेप बदल जाता। तो वो प्रॉपर शेप में रह ही इसलिए पाते हैं, वो किसी न किसी फोर्स के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे रहते हैं या बाउंडेड होते हैं। तो किस फोर्स के द्वारा कौन सा बंधा होता है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? आयनिक ठोसों में विद्युत संयोजी बंध होता है। तो विद्युत संयोजी बंध दैट मीन्स Na मान लीजिए प्लस है, Cl के ऊपर एक माइनस है, तो इनके बीच में जो हमारा एक अट्रैक्शन बल काम करता है अपोजिट चार्जेस के बीच में, कैटायन आयन के बीच में, और इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। हिंदी में विद्युत संयोजी बंध बोलते हैं। इस बंध के द्वारा ये आयंस जो है वो एक दूसरे को बांधे रखते हैं और एक शेप में होते हैं।
एंड दूसरा है धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस में जो बंध होते हैं वो क्या होते हैं, धात्विक बंध होते हैं। वो धातुओं के बीच में जो बंध बनते हैं वो धात्विक बंध कहलाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहलाते हैं। सहसंयोजी बंध जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन्स के साझेदारी के द्वारा परमाणु के मध्य बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। एंड वांडरवाल फोर्स के द्वारा जब अणुओं के बीच में वांडरवाल फोर्स होते हैं जिसके द्वारा अणु एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। अब आती है बात मेल्टिंग, गलनांक और क्वथनांक की। गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब शॉर्ट फॉर्म में एमपी। क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बीपी। तो अब क्योंकि सोचने वाली बात है कि ये एक विपरीत आवेशित आयनों के बीच में बंधे हुए हैं, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इनको तोड़ने के लिए या इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। दैट मीन्स इनकी जो गलनांक या क्वथनांक जो होंगे वो हाई होंगे, उच्च होंगे। धात्विक बंधों के द्वारा जब ये बंधे हुए हैं तो इनके भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। धातुओं को गलाने के लिए आप सब जानते हो, लोहा है, तांबा है, चांदी, इनको गलाने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे तो गलती नहीं, तो इनको गलाने के लिए एक नॉर्मल आदमी भी जानता है बहुत ज़्यादा वो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। दैट मीन्स इनके एमपी और बीपी क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। इन सभी से ज़्यादा हाई होते हैं सहसंयोजी ठोस के। अब ये अब अटपटा लगता है लेकिन एक एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे हीरा है। हीरा कार्बन से बना होता है, कार्बन में सहसंयोजी बंध होता है, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, बट उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या जो एमपी है वो सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक। एंड आणविक ठोस का जो, क्योंकि वांडरवाल फोर्स होते हैं कमजोर होते हैं, तो वो क्या होता है, उनका मेल्टिंग या बीपी जो होता है वो कम होता है। आणविक ठोस का मेल्टिंग बीपी कम होता है। कंडक्शन का मतलब विद्युत धारा का प्रवाह। धारा क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो कंडक्शन किस में सबसे ज़्यादा होगा, अच्छा वो धारा के प्रवाह के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए किसी भी जगह पे, या क्या चाहिए हमको, आयंस चाहिए। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स या आयंस होंगे वहाँ पे धारा का फ्लो होगा। तो अब जैसे ये जो मान लीजिए NaCl, अब ये ठो या शुष्क अवस्था में है, ये मान लो NaCl जो है शुष्क अवस्था में है और इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है, शुष्क अवस्था में बिल्कुल नमी नहीं है, तो ये NaCl जो होगा वो NaCl के फॉर्म में होगा। ऐसी कंडीशन में ये क्या करेगा, करंट का फ्लो नहीं करेगा, इट विल नॉट कंडक्ट द करंट। क्यों, करंट के फ्लो के लिए अभी अभी बताया गया, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, मुक्त आयन होना चाहिए। अब इसमें ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ना ही मुक्त आयन। बट अगर आप इसको किसी जल में वगैरह में आप इसको घोल देंगे तो क्या होगा, इसमें ये किसमें टूट जाएगा, ये टूट जाएगा Na आयन में और क्लोराइड आयन में। तो ये गलित अवस्था में क्या होता है, इसमें मतलब जल में घोलने पर या फिर गलित अवस्था में जब ये गल जाएगा तो ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो करंट के कंडक्शन के लिए एक कंडीशन जो है वो फॉलो हो जाएगी, मतलब आयंस उपलब्ध होंगे, और जब आयंस होंगे तो करंट का कंडक्शन होगा। लेकिन करंट का कंडक्शन तभी होगा जब वो गलित अवस्था में होगा। नेक्स्ट है धातु में करंट कंडक्शन एक नॉर्मल आदमी जानता है। करंट लोहे में, तांबे में, चांदी में एंड एल्युमिनियम में, सब में क्या होता है, करंट का कंडक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनमें दो करंट के कंडक्शन दो कंडीशंस है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर आयंस होने चाहिए। तो इनमें क्या होता है, सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ये Fe है, Fe 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 एंड Fe Fe Fe, तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स या तीन इलेक्ट्रॉन्स को त्यागता है, दो इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस स्पेस में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं, जिसके कारण इसमें करंट का फ्लो इजीली हो जाता है। सारी धातुओं में करंट का फ्लो इजीली हो जाता है। अब इनमें करंट का फ्लो लो, सहसंयोजी बंध होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता या आयन की उपलब्धता नहीं होती, तो इसमें क्या होता है, इसमें कंडक्शन कम होता है। अणुओं के में भी क्या होता है, करंट का कंडक्शन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इनमें भी वही बात है, ना तो इनके पास आयंस है, ना ही इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका एक उदाहरण समझेंगे तो उदाहरण की तरफ पे आप समझ सकते हैं कि NaCl, KCl, Zn ये किसके एग्जाम्पल, आणविक ठोस के एग्जाम्पल है, मेटेलिक
ठोस के एग्जाम्पल लोहा है, जिंक है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। सहसंयोजी के कार्बन है, सिलिकॉन है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। इसमें जल है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये एक्सेट्रा। तो इनमें इस तरीके से इतने प्रकार के, तो हमारे 4 प्रकार के ठोस हुए, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, रासायनिक ठोस, आणविक ठोस। अब ये तो मैंने आपको इजी करने के लिए एक डिफ्रेंशिएट करके पढ़ा दिया। ये अंतर के रूप में भी हो जाएगा। आप लोग इसका इस तरीके से बनाएं, आयनिक ठोस हेडिंग डालें, जब नोट्स बनाएं आयनिक ठोस हेडिंग डालें, देन उस पर नंबर 1 डालें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट के परमाणु आयन की व्यवस्था। तो आप इसमें डालें ये आयनिक ठोस में ये आयनों अर्थात धनायन या ऋणायन से निर्मित होते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद्युत संयोजी बंध होता है। इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। इनमें विद्युत का कंडक्शन गलित अवस्था में होता है। फिर एग्जाम्पल डाल लिखते हैं, फिर ये एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर ऐड डालें धात्विक ठोस, फिर इसी प्रकार से सारे को लिखते चले जाएं। इस तरीके से आप क्रिस्टल ठोसों के प्रकार इस तरीके से खत्म हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का बताते हैं। इसके बाद है हमको पढ़ना है क्रिस्टल लैटिस। या हिंदी बोलते हैं क्रिस्टल जालक। इंग्लिश बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, हिंदी बोलते हैं क्रिस्टल जालक। अब मैं बोला कि जैसे किसी भी चीज़ का नाम रखने की वजह से क्रिस्टल जालक मतलब क्रिस्टलों का जालक। तो किस तरीके से होता है क्रिस्टल जालक या लैटिस? आप परमाणु या आयन या अणुओं का एक निश्चित क्रम में 3D व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित हो जाए। जाने से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। जैसे विभिन्न परमाणु हैं, उनको हम एक क्रम में लगा दें, फिर यहाँ फिर यहाँ अब ये जो व्यवस्था है क्रिस्टल जालक की व्यवस्था है, इसमें ये जो बिंदु है वो परमाणु को या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को दर्शाते हैं। ये परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, और हम बिंदु रूप में दर्शा रहे हैं, देन ये परमाणु ही माना जाएगा। तो ये जो इस तरीके से हम, अब आप कहेंगे सर आपने ऊपर नीचे क्यों नहीं बनाया, तो ये बिल्कुल ऐसी व्यवस्था है जैसे हमें लड्डुओं की पैकिंग करनी है। मान लीजिए ये लड्डू है, फिर हमने एक डिब्बे में एक लड्डू रखा, फिर एक और लड्डू, फिर एक और लड्डू। अब इसमें हम एक और लड्डू लगाएं, फिर एक लड्डू लगाएं, फिर ये लड्डू लगाएं, फिर लड्डू लगाएं। एक तो एक बच्चे ने इस तरीके से लड्डुओं का अरेंजमेंट किया डिब्बे में, एक बच्चे ने लड्डुओं का अरेंजमेंट इस तरीके से किया।
तो ये जो खाली स्पेस है इसको क्या करना है, इस वाली व्यवस्था में इसको भर रहा है। दैट मीन्स ये जो व्यवस्था होगी इसमें अणु जो होंगे वो ज़्यादा पास होंगे एक दूसरे के, और वो क्लोजली एक दूसरे से क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। तो क्लोजली बॉन्डेड होंगे तो इसमें जो क्रिस्टल जालक बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं कि जो स्पेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा घेरा जा सके। अब अगर हम इनको एक निश्चित आकार में एक रूप से मिला दें, तो इस तरीके से ये जो फॉर्मेशन होती है ये एक इस पूरे क्रिस्टल जालक की एक यूनिट सेल बनती है, इकाई कोशिका बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल। अब ऐसी ही यूनिट सेल्स अब मैं इसको और बना दूं इधर, ऐसे बनाता चलो तो ये बहुत ऊपर फिर नीचे इस तरीके से बनाते हैं। तो ये क्रिस्टल जालक के रूप में आपको एक फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये एक आपकी एक इकाई कोशिका है इसकी। इसको ऐसे समझे जैसे दीवार है आपकी, अभी इतनी बड़ी दीवार है, इसकी इकाई कोशिका क्या है, ईंट। तो बहुत सारी ईंट का हमने एक रेगुलर अरेंजमेंट किया है, यानी एक ईंट रखी है फिर दूर रख दी, फिर एक निश्चित वे में ईंटों को भी जब रखा गया है तो पहले ये फिर ये फिर ये फिर इसके ऊपर जो लगाएगी फिर ऐसे। तो ये जो रिपीटेशन है तो ये क्या है, क्लोजली पैक्ड रिपीटेशन है। इसी तरीके से जैसे दीवार की यूनिट सेल है ईंट है, वैसे ही इस क्रिस्टल जालक की एक यूनिट सेल है, इकाई कोशिका। तो बहुत सारी जब इकाई कोशिकाएं मिल जाती हैं तो वो एक जो फॉर्मेशन करती है दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस इंग्लिश में बोलते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है, ये इसको ऐसे समझिए जैसे आपका शरीर है। तो आपका शरीर जो है मनुष्य का, अगर मनुष्य के शरीर को तोड़ा जाए तो किसमें टूटेगा, अंगों में। अब मैं को अंगों को तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, ऊतकों में। अब ऊतकों को तोड़ेंगे तो कोशिका में। अब कोशिका से छोटा कुछ नहीं होता। तो ये जो कोशिका है वो आपकी शरीर की क्या है, एक यूनिट सेल है, ठीक है। अब इसको उल्टा करें, यूनिट कोशिका कोशिका कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिला दें तो क्या बनेगा, ऊतक। ऊतक ऊतक ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिला दें तो क्या बन जाएगा, अंग। और अंगों को मिला देते हैं शरीर बन जाता है। उसी प्रकार से जो क्रिस्टल लैटिस है या क्रिस्टल जालक है उसमें जो इकाई कोशिका होती है ये बिल्कुल वैसा ही रोल प्ले कर रही है जैसे आपकी बॉडी में सेल है। तो वो बहुत सारी सेल्स मिलकर जब ये बॉडी का निर्माण करती हैं उसी तरीके से बहुत सारी यूनिट सेल्स मिलकर के क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। अब इसके आगे का अगले टर्न पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।